बस बहुत हो गया इन कुछ सालों से मार्वल अपने मूवीज और सीरीजों में जो हग रहा है, और क्या ही बोलूं। तो हम लोगों ने सोचा एक नए साल के साथ और एक नया फेज यानी कि फेज 5 का शुरुआत हो रहा है, तो चलो और एक मौका देके देखते हैं। लेकिन मार्वल ने आयरन मैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में फिर से हगा, और 10 से 11 महीने के बाद उनका एक नया सीरीज जो कि सीक्रेट इन्विजन आया, और ये भी मार्वल का और एक मीडियोकर सीरीज बन के ही रह गया। सीक्रेट इन्विजन के ट्रेलर देखने के बाद हमें लग रहा था शायद से ये लोकी के बाद एक अच्छा सीरीज हमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसके पहले एपिसोड के बाद से ये सीरीज जो डाउन गया है, और पूछो ही मत। फर्स्ट एपिसोड 52%, सेकंड एपिसोड 50%, थर्ड एपिसोड 38%, फोर्थ एपिसोड 38%, फिफ्थ एपिसोड 15% और सिक्स्थ एपिसोड यानी कि लास्ट एपिसोड 13%, यानी कि टोटल सीरीज का एवरेज स्कोर होता है 66%, जो कि सी हल्क जिसका सीरीज का एवरेज रेटिंग 77% है उससे भी कम है। इसके बाद से मेरे मार्वल के ऊपर से पूरा भरोसा ही उठ गया है, और दी मार्वल्स को लेके मेरा जीरो एक्सपेक्टेशन है, और लोकी के सीजन 2 को लेके मैं स्पेक्टिकल हो चुका हूं। भाई मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूं, मैं ये पूरे सीक्रेट इन्विजन का स्टोरी 1 मिनट के अंदर ही तुम्हें बता सकता हूं, जिसमें से आधा चीजों को तो उन्होंने दिखाया ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ मुंह पे कह के ही रख दिया, हमने ये किया, हम लोगों ने यहाँ से ये कलेक्ट किया, फलाना डिमकाना। तो बेसिकली कुछ ऐसा हुआ, निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने स्क्रल्स से वादा किया था कि हम लोग तुम्हें एक रहने लायक प्लेनेट ढूंढ के देंगे जहां पे तुम लोग रह पाओ, जबकि ये पूरे अनंत ब्रह्मांड में उन्हें एक भी खाली प्लेनेट मिला ही नहीं, जबकि एंड गेम के बाद से थैनोस का प्लेनेट खाली पड़ा हुआ है। फिर निक फ्यूरी स्क्रल्स को अपने मिशन के फायदे के लिए यूज करने लगे, तो हम एक पुराना मिशन ही दिखा देते तो हमें निक फ्यूरी का थोड़ा सा बैडहसपना देखने को मिल जाता, बट इसका हुआ उल्टा। इसके साइड कैरेक्टर सोनिया फॉल्सवर्थ का बैडहसपना इस सीरीज में हमें देखने को मिला, और वही शायद इस सीरीज की बेस्ट कैरेक्टर है। तो स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए निक फ्यूरी ने स्क्रल्स को बोला था कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अच्छा खासा पोजीशन होल्ड करने के लिए, जिससे उनका और समाज का फायदा हो सके, लेकिन निक फ्यूरी ने अपना वादा निभाया नहीं, तो स्क्रल्स भी गुस्सा हो गए। तो उन्होंने सोचा कि इंसानों को खत्म करके अर्थ को ही अपना रहने लायक प्लेनेट बना लेते हैं, और इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें चाहिए था एवेंजर्स का डीएनए, जो कि एंड गेम के बाद कलेक्ट किया गया था निक फ्यूरी द्वारा, जिससे वो नॉर्मल स्क्रल्स से सुपर स्क्रल बन पाए। और ये डीएनए स्क्रल्स को सुपर स्क्रल्स बनने के लिए सामने से ही दे दिया जाता है, बट निक फ्यूरी और टेलोस की बेटी गाया अपने छल चतुरी से ग्रेविक को हरा देते हैं। और इस सीरीज को तुम्हें सरप्राइजिंग बात पता है कि रोडी यानी कि वॉर मशीन पहले से ही स्क्रल था। वाओ क्या सरप्राइज है, हमें तो अंदाजा ही नहीं लगा। भाई उस कैरेक्टर को इतने घटिया तरीके से डिजाइन किया गया था कि सीरीज के स्टार्टिंग के उसके बर्ताव से ही पता लग रहा था कि ये असल में एक स्क्रल है। ना ही सीक्रेट इन्विजन कोई अच्छा स्पाई थ्रिलर था, और ना ही सीक्रेट इन्विजन कोई अच्छा एक्शन सीरीज था जो बोल के वो हमें बेच रहे हैं। वेल इससे अच्छा एडेप्टेशन एवेंजर्स द अर्थ माइटीएस्ट हीरो करके एक कार्टून आता था, उसने किया था। मैं सिर्फ तुम्हें यही कहूंगा कि इससे अच्छा तुम अटैक ऑन टाइटन देख लो, तुम्हें 1000 गुना ज्यादा मजा आएगा। वेल सीक्रेट इन्विजन मार्वल का और एक मीडियोकर सीरीज बन के ही रह जाता है, जो कि अपने परंपरा को कंटिन्यू रखते हुए एक फालतू सीजीआई फाइट के साथ ही खत्म होता है, जिसमें टेलोस की बेटी गाया और ग्रेविक को अनसंड पावर मिल जाता है। वेल उनको एमसीयू के कौन से कैरेक्टर्स का पावर मिला है ये जान के तुम जरूर शॉक्ड हो जाओगे। वेल इस लिस्ट में है गमोरा, थॉर, हल्क, ब्लैक पैंथर, विंटर सोल्जर, कैप्टन अमेरिका, कैप्टन मार्वल, ड्रैक्स, मैंटिस, ग्रूट, वैल्केरी, कॉर्ग, एबोमिनेशन, गोस्ट, आउटराइडर्स, ब्लैक ऑर्डर, प्रैक्सिमा मिडनाइट, एबोनिमो और थैनोस। अब तुम मुझे एक रीजन दो कि क्यों निक फ्यूरी ने इतने सारे कैरेक्टर्स का डीएनए इकट्ठा किया है, जबकि उन्हें पता होना चाहिए कि आगे जाके इस सब को लेकर लफड़ा वगैरह हो सकता है। वेल इनडायरेक्टली सही, लेकिन इस सीरीज का मेन विलेन और कोई नहीं खुद निक फ्यूरी ही है, और ये सीरीज बेसिकली निक फ्यूरी के प्रेम कथा पे ही आधारित था। तो छोड़ो, अब तक हम लोगों ने जितने चीजों के बारे में बात किया सब कुछ भूल जाते हैं, और अब तुम मुझे ये बताओ कि अगर तुम टोनी स्टार्क का डीएनए जुगाड़ कर लेते हो और उसका डीएनए खुद के बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेते हो, तो क्या तुम टोनी स्टार्क की तरह ही बुद्धिमान हो जाओगे? नहीं ना। वैसे ही एबोनिमो के अगर तुम डीएनए जुगाड़ करके खुद के बॉडी के अंदर ले भी लेते हो, तो तुम्हें थोड़ी ही मैजिकल पावर्स मिल जाएगा। मैजिक तो एक कला है और उसे तो सीखना पड़ता है। तो चलो फिर भी मैंने मान लिया कि तुम्हें डीएनए से मैजिकल पावर्स मिल जाता है। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या डीएनए के साथ अंगूठी भी क्या फ्री में आता है? और कॉर्ग जो कि एक पत्थर का आदमी है, तो तुम पत्थर से डीएनए कैसे निकाल सकते हो? एक बच्चे का भी कॉमन सेंस होता है। और थॉर जो कि गॉड ऑफ थंडर
पावर है उसके बॉडी में तो कोई सीरम वगैरह दौड़ नहीं रहा कि तुम उसके डीएनए हासिल कर लो, तुम इसका मतलब तुम उसके पावर्स भी अचीव कर सकते हो। और मैं भी क्या पागलों की तरह चीख रहा हूँ, जो तो होना था वो तो हो चुका है। तो यहाँ पे एमसीयू ने एक ऐसे कैरेक्टर को क्रिएट कर दिया है जो कि लगभग अनबीटेबल बन चुका है, और ऐसा कोई कैरेक्टर कॉमिक्स में दूर दूर तक है ही नहीं। वेल, तुम्हें एमसीयू का ये सीरीज तुम्हें कैसा लगा जरूर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और तुम्हारा दी मार्वल्स को लेके क्या प्लान है ये भी मुझे तुम कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए स्टे सुपर, स्टे हाइप्ड। लाइक शेयर करना है तो करो वरना मत करो, मैंने अपने पैसे कमा लिए हैं। तुम लोग आई एम द बेस्ट। मिलते हैं अगले शो वाले ब्लॉग में।